बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनका परिवार मेहनती था, लेकिन इतनी गरीबी कि 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। हाँ, बहुत गर्मी है, मेरी पीठ जल रही है। बस बेटा, हाथ से पंखा चला रही हूँ, थोड़ा और सह ले, बिजली भी नहीं है आज। दिन भर खेत में काम किया, अब तो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। माँ, हमारे घर पंखा क्यों नहीं है? सबके घर तो कूलर लगे हैं। क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। कूलर और पंखे अमीरों के लिए होते हैं, गरीब तो बस गर्मी सहता है। माँ, जब आपसे हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता तो फिर हमें पैदा ही क्यों किया? हमेशा इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं। ये कहकर रामू बाहर चला जाता है। उसकी माँ मीना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, गर्मी और बढ़ जाती है। बेटा, ये लो 2 रुपए, आज बहुत गर्मी है, इनकी बर्फ ले आ, आज ठंडा पानी पियेंगे। माँ, मुझे शर्म आती है। हर बार जब मैं 2 रुपए लेकर बर्फ लेने जाता हूँ तो दुकानदार टोकता है और कहता है कि 2 रुपए की कोई बर्फ नहीं आती। मोहल्ले के सब घरों में फ्रिज आ गए माँ, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। हमारे घर में कब आएगा फ्रिज? बेटा, तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब तो घर के खर्चे में चला जाता है। हम फ्रिज नहीं खरीद सकते, लेकिन तू चिंता मत कर, जा बर्फ ले आ। रामू 2 रुपए लेकर दुकान की ओर निकल पड़ता है। अरे तो फिर आ गया 2 रुपए की बर्फ लेने। इस बार तुझे बर्फ नहीं दूंगा, जा किसी और दुकान से ले आ। चाचा, बहुत गर्मी है, मेरी छोटी बहन भी रो रही है, थोड़ी सी बर्फ दे दो ना। तेरा तो हर बार का यही बहाना है, जा यहाँ से, बहुत हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भूखे नंगे। रामू सारा मोहल्ला घूम लेता है, लेकिन कहीं भी बर्फ नहीं मिलती। वो थका हारा खाली हाथ घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? मैंने कहा था ना माँ, 2 रुपए में कोई बर्फ नहीं देता। अब हमेशा ताने मिलते हैं, अब तो शर्म भी आने लगी है माँ, हम कब तक ऐसे जिएंगे? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछती हूँ, शायद थोड़ी बर्फ मिल जाए। मीना पास वाले घर में कमला बहन के पास जाती है। रामू भी उसके पीछे चलता है। अरे कमला बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी क्या? आज बहुत गर्मी है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। तुम्हारा तो रोज का हो गया है, हमारे फ्रिज का बिल बहुत आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? अगर इतना ही मन करता है ठंडा पानी पीने का तो मंगवा क्यों नहीं लेती फ्रिज? रामू अपनी माँ के पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन दोपहर का समय, झोपड़ी के बाहर मीना और गुड़िया बैठे हैं। गर्म हवा के झोंके उनके चेहरे को झुलसा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया, न बिजली न पंखा और ऊपर से ये आग बरसती धूप। मम्मी देखो ना, फिर से किसी के घर नया कूलर आया है। गली में से एक ऑटो रिक्शा गुजरता है, जिसमें चमचमाता बड़ा कूलर लदा हुआ है। माँ देखो ना, शर्मा अंकल के घर भी नया कूलर आ गया, हमारे घर कब आएगा माँ? मीना चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखें नम हो जाती है। रामू झोपड़ी के अंदर से ये सब सुन रहा होता है। अचानक वो बाहर की ओर चल पड़ता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है इतनी धूप में? बेटा बाहर मत निकल, लू लग जाएगी। रामू बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ निश्चय था। फिर वो कूलर की एक बड़ी सी दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अंदर से दुकानदार नौकर से कहता है, अरे रामलाल, देख तो जरा, बाहर कौन बच्चा खड़ा है? आधे घंटे से टकटकी लगाकर घूर रहा है, कहीं चोर चपाट तो नहीं है? अरे ओ छोटू, क्या घूर रहा है रे? छोटे बच्चों का दुकान में घुसना मना है, चल भाग यहाँ से। चाचा, मैं कुछ चुरा नहीं रहा, हमारे घर में कूलर नहीं है, मैं बस देख रहा था। अच्छा, तू कूलर देखने आया है? चल अंदर, मालिक से बात कर ले। रामलाल रामू को दुकान के अंदर ले जाता है। ओह तो छोटा नवाब कूलर खरीदने आया है, चल देख ले बेटा, कौन सा पसंद है? अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे कूलर खरीदना है। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। बेटा, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। अरे कूलर उठाने होते हैं, रिक्शे पर लादने होते हैं, घर घर पहुँचाने होते हैं। अरे तू ये सब कैसे करेगा बेटा?
जी अंकल, मैं सब करूँगा, जितनी मेहनत का होगे मैं करूँगा। मुझे एक कूलर चाहिए। मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग गर्मी में तड़पते हैं। तेरे जैसे बहुत आते हैं बेटा, 2 दिन में थक जाते हैं, लेकिन तू अलग दिखता है। आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं कभी भी आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। नाम क्या है तेरा वैसे? रामू, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पढ़ाई भी करता है? अच्छा देख, मैं बच्चों को नौकरी पर नहीं रखता, लेकिन तुझमें कुछ अलग सा लग रहा है। एक काम करना, तू सुबह 7 बजे आ जाना, 2 घंटे काम करना, फिर स्कूल जाना, दोपहर को 2 बजे फिर आना, 2 घंटे और। पढ़ाई मत छोड़ना, यही शर्त है मेरी। जी अंकल, मैं कल सुबह 7 बजे से शुरू करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। शाम के समय रामू घर लौटता है। रामू बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। बिना बताए कहीं मत जाया करो। बेटा, बाहर कितनी गर्मी होती है, अगर कहीं बीमार पड़ गया तो। रामू अब हर रोज सुबह स्कूल का नाम लेकर घर से जल्दी निकल जाता है और शाम को लेट घर आता है। ये सब देखकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है। बार बार वो गली की ओर नजर डालती है। हर रोज की यही बात हो गई है। दोपहर 2 बजे स्कूल छूटता है, लेकिन रामू 5 बजने पर भी घर नहीं आता। हाँ माँ, भैया अब कभी मेरे साथ बैठकर बातें भी नहीं करता। पहले तो मुझे कहानियाँ सुनाता था। तभी रामू पसीने में भीगा थकाहारा घर में दाखिल होता है। रामू, अब तो रोज का यही हो गया है। कहाँ रह जाता है 3-3 घंटे? अरे माँ, वो स्कूल में मास्टर जी ने रोक लिया था। पेपर नजदीक आ गए ना, इसलिए अलग से क्लास देते हैं। पर भैया, हमारे स्कूल में तो छुट्टियाँ लग गई है ना। रामू एक पल को चौंकता है, फिर खुद को संभालता है। अरे गुड़िया, वो हमारा सेक्शन अलग है, हमें एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। मीना संदेह से देखती है। तभी रामू के पिताजी गोपाल घर आते हैं। कंधे पर कपड़े का झोला। उनकी नजर भी रामू पर जाती है। क्यों रे रामू, फिर लेट? तुम्हारी माँ सुबह कह रही थी कि अब तू सुबह जल्दी निकल जाता है। अरे ये कौन सी पढ़ाई है जो घर से भागे हुए लड़के जैसी बन गई है? पापा, बस थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई है। मास्टर जी कहते हैं कि मेहनत करोगे तो एक दिन कुछ बनोगे। अच्छा, लगता है तू अब मास्टर जी से बड़ा विद्वान बन जाएगा। सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाई का नाम ले रहा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बेटा, एक बार बता तो सही सच्चाई। अगर कोई दिक्कत है तो माँ को बताना चाहिए। रामू माँ की आंखों में देखता है। एक पल के लिए सच बताने का उसका मन भी करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं एक दुकान पर काम करता हूँ तो माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे और पापा मेरा काम छुड़वा देंगे। फिर कैसे लाऊंगा मैं कूलर? कैसे देख पाऊंगा सबके चेहरे की वो खुशी? अरे माँ, सब ठीक है, आप फालतू चिंता करती है। चलो अब खाना दो, बहुत भूख लगी है। मीना थोड़ी नरम पड़ जाती है, मगर आंखों में अब भी हल्का सा शक है। अगले दिन सुबह 6:30 बजे रामू घर से चल पड़ता है। रामू बेटा, कम से कम खाना तो खाता जा। माँ, स्कूल का काम पूरा करना है, जल्दी जाना पड़ेगा। रामू स्कूल बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन उसका रास्ता स्कूल की ओर नहीं बल्कि उस कूलर की दुकान की तरफ मुड़ जाता है, जहां उसका संघर्ष हर दिन शुरू होता है। एक दिन शाम के समय रामू के पिता काम करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में रामू के स्कूल के मास्टर जी मिल जाते हैं। राम राम मास्टर जी। राम राम भाई गोपाल, सुना है आपका लड़का तो अब बहुत मेहनती हो गया है, रोज सुबह जल्दी निकल जाता है। हाँ मास्टर जी, वो कहता है कि आप ही लोग उसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। कहता है कि सुबह भी आना होता है और कभी कभी शाम को देर हो जाती है। अरे लेकिन गोपाल जी, ना तो हम उसे सुबह बुलाते हैं और ना ही शाम को रोकते हैं। रामू तो स्कूल की छुट्टी के बाद कभी हमारे पास नहीं रुकता। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि वो कहाँ जाता है। गोपाल के चेहरे पर क्रोध और चिंता एक साथ आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे झट से घर की ओर मुड़ जाते हैं। घर पहुंचकर वो मीना से कहता है, मीना, वो रामू का बच्चा आया या नहीं? क्या? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। क्या हुआ? तेरा लाल हम सबको उल्लू बना रहा है। ना स्कूल जा रहा है, ना मास्टर लोग उसे बुला रहे हैं। कहाँ जाता है ये हर रोज? क्या? लेकिन वो तो कहता है कि प्रैक्टिस चल रही है। सब झूठ है। अब आए तो मैं उससे पूछता हूँ। आज तो इसका सारा सच बाहर निकलवाऊंगा। तभी रामू थका हारा अंदर आता है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है तू? बोल, कौन सी पढ़ाई हो रही थी तेरी अब तक? वो पापा, मैं स्कूल में।
झूठ मत बोल, मैं मास्टर जी से मिला था आज, सब बता दिया उन्होंने। अब तू बता कहाँ घूम रहा है हर रोज। रामू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। आवारा लड़कों के साथ घूमता है तू, नालायक निकला तू भी। मीना और गुड़िया घबरा जाती है। रामू अब भी कुछ नहीं कहता। गोपाल गुस्से में डंडा उठाता है और रामू को मारने लगता है। अरे छोड़िए भी, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, पूछ तो लीजिए क्या हुआ है। मुझे इस हरामखोर से कुछ नहीं पूछना, अब सच डंडा ही बताएगा। गोपाल मीना की एक नहीं सुनता और फिर रामू को पीटने लग जाता है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कहता। अब बोल, कहाँ जाता है तू? गोपाल रामू को मार मार के थक जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये नालायक सुधरेगा। अगली सुबह रामू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि दरवाजा बंद है। अरे दरवाजा, ये तो बाहर से बंद है। क्या मम्मी पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया? लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगर आज दुकान पर नहीं गया तो दुकान का मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और फिर कूलर का सपना भी अधूरा रह जाएगा। रामू परेशान हो जाता है। कमरे के चारों तरफ वो नजर दौड़ाता है, फिर उसकी नजर खिड़की पर जाती है जो पड़ोसी की छत की ओर खुलती है। वो स्टूल लगाकर खिड़की पर चढ़ता है और बाहर निकल जाता है। फिर वो गली से होते हुए दुकान की ओर निकल जाता है। शाम के समय जब रामू वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ पड़ोसन के साथ खड़ी है। वो रामू को देखते ही भड़क उठती है। ओ रामू के बच्चे, तू कमरे से कैसे निकला? सुबह जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब मस्ती मार के आ गया। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। मीना रामू को कमरे में ले जाती है। उसी वक्त गोपाल जी घर आते हैं। उनके हाथ में लकड़ी का डंडा है। बता रामू, कहाँ घूमता रहता है दिन भर? आवारा बन गया है। अबे आज मैं दोनों पैर तोड़ दूंगा तेरे, ताकि तू कहीं भाग ना सके। मैंने तो इसे ताले में बंद किया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से भाग निकला। अब बोल, सच सच कहाँ जाता है रोज? रामू चुपचाप खड़ा रहता है। गोपाल गुस्से में रामू को पीटना शुरू कर देता है। बाबूजी मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो। रामू की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। अरे भाई गोपाल, बच्चे की जान ले लोगे क्या? अरे मारते मारते मर जाएगा बेचारा। अरे पहले पूछ तो लो, बच्चा आखिर क्या कर रहा है? ये कोई तरीका है भला? तुम लोग नहीं जानते, ये लड़का बिगड़ गया है। अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करने लगा है। रामू बेटा, बता ना सच। अगर कोई मजबूरी है तो हमें बता। तुझे किसी ने डरा तो नहीं रखा? ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, रामू का घर यही है क्या? गोपाल जी का मकान? गोपाल जी बाहर निकलते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही गोपाल हूँ। रामू मेरा बेटा है। कौन हो तुम? भाई साहब, मैं दहिया इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। ये नया कूलर इसी घर के लिए है। अरे किसका कूलर भैया? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। क्या बेकार की बात कर रहे हो? कूलर हमारे नाम से? अरे नहीं भाई, तुम शायद गलती से किसी और के घर आ गए हो। देखिए जी, रसीद में नाम लिखा है श्री गोपाल, मकान नंबर 18, गली नंबर 4। यही घर है ना आपका? तभी पीछे से दुकान का मालिक भी आ जाता है। रामू नहीं मंगवाया है कूलर। ये 1 महीने से हमारी दुकान पर काम कर रहा है और उसी ने पैसे इकट्ठा करके ये खरीदा है। क्या रामू ये काम कर रहा था? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? रामू ने मुझसे कहा था, अंकल मेरे घर में बहुत गर्मी लगती है, माँ पूरी रात पंखा चलती है, बहन गर्मी में सोती है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरी माँ को मत बताना, वो चिंता करेगी, और बाबूजी को भी मत बताना, वरना काम नहीं करने देंगे। मीना और गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा बेटा 1 महीने से रोज काम पर जाता रहा और मैं उसे डांटती रही। बाबूजी, माँ माफ कर दो, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इस गर्मी में आपके लिए कुछ कर सकूं। रामू, तू तो मुझसे भी बड़ा मर्द निकला। हम तो बस सोचते ही रहे और तूने कर दिखाया बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा। तू रोज सुबह जल्दी निकलता था, शाम को देर से आता था और मैं तुझ पर शक करती रही। गोपाल जी, इतना मेहनती और समझदार लड़का मैंने तो आज तक नहीं देखा। रामू पढ़ाई में भी अच्छा है और काम में भी। अब से रामू सिर्फ पढ़ेगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन अब इसको किसी चीज की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। बहुत पुरानी बात है। ज्वालापुर नगर में
राजीव और यशवीर नाम के 2 भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम राजवीर ने यशवीर से कहा, भाई, अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें, ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने राजवीर ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद, हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे राजवीर को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे यशवीर के हिस्से में जाए। वसीयत सुनते ही यशवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध रह गया। ये क्या न्याय है पिताजी? भैया को सब कुछ और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्याय प्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। सबकी फुसफुसाहट सुनकर बिरादरी के मुखिया चौधरी हरिदत्त ने कहा, राजवीर बेटा, वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तो। लीजिए काका, ये रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये वसीयत पूर्णतः प्रामाणिक है, इसलिए जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत के अनुसार राजवीर को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं यशवीर को एक पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता, किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी राजसी ठाट में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा यशवीर व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा, पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी, मन छोटा मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं। पर नंदा, कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ ये टूटी झोपड़ी? कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी, आप क्यों भूल गए कि हमें 1 बीघा जमीन भी मिली है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही हमारी असली पूंजी होगी। एक सेठ का बेटा होकर खेतों में हल चलाऊंगा, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अपमान नहीं स्वामी, ये तो सम्मान की बात है। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। नंदा के बार बार समझाने पर यशवीर ने ठान लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन पर खेती करेगा। तकदीर भी क्या खेल खेलती है, जो कल तक नौकरों को हुक्म देता था, आज वही खेत में मजदूरी कर रहा है। एक दिन कांता ने नौकरानी को भेजकर नंदा को हवेली बुलवाया। अरे नंदा, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देती हूँ जेठानी जी। नंदा चुपचाप कांता के पैर दबाने लगती है। देखो, कभी जो बराबरी का सपना देखती थी, आज मेरे कदमों में बैठी है। नंदा बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करती, पर कांता नंदा की कभी मदद नहीं करती। एक दिन यही सब देखकर राजवीर भी असहज हो उठा। उसने कांता से कहा, कांता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नंदा से काम तो लेती हो, लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। बहुत दया आ रही है आपको अपने भाई की पत्नी पर। याद रखिए, जेठानी की सेवा करना उसका फर्ज है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। कांता, तुम बहुत सयानी हो गई हो। याद रखना, तकदीर का खेल पलटते देर नहीं लगती। धीरे धीरे इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में ना तो राजवीर और कांता के यहाँ कोई संतान हुई और न ही यशवीर और नंदा के आंगन में किलकारी गूंजी। इतना वैभव होते हुए भी बिना औलाद के ये सब फीका लगता है। पता नहीं हमारे आंगन में कभी फूल खिलेंगे भी या नहीं। कांता, कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गया है। इधर टूटी झोपड़ी में नंदा अपने पति से कह रही थी, स्वामी, ये सच है कि हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, पर मेरी भी इच्छा है
कि एक संतान हो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए। नंदा, संतान तो भगवान की देन होती है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक थका हारा साधु राजवीर की हवेली के सामने आ पहुंचा। भूखे साधु को भोजन दो बच्चा, बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों मुंह उठाए चले आए? समझते क्या हो यहाँ कोई भंडारा लगा है? आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो यशवीर की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबा, घर में तो कुछ विशेष नहीं है, बस 2 बासी रोटियां रखी हैं, क्या आप खा लेंगे? बेटी, प्रेम से परोसी गई बासी रोटियां भी अमृत जैसी लगती हैं। ठहरिए बाबा, मैं अभी लाती हूँ। नंदा झोपड़ी में गई और बासी रोटियां लाकर साधु के सामने रख दी। साधु प्रेम पूर्वक बैठकर रोटियां खाने लगा। बेटी, तूने भूखे को भोजन कराकर बड़ा पुण्य कमाया है। साधु बाबा ने अपने झोले से एक फल निकाला। बेटी, ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे श्रद्धा से खाओगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे आंगन में जल्द ही किलकारी गूंजेंगी। बाबा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शाम को जब यशवीर खेत से लौट कर आया, नंदा, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। स्वामी, 2 बासी रोटियां थी, उन्हें एक भूखे साधु को खिला दिया। अब घर में ना आटा बचा है और ना ही रोटी। लगता है आज भी किस्मत ने भूखे पेट ही सुलाने का इरादा कर रखा है। पर स्वामी, बाबा ने जाते जाते हमें ये फल दिया है और कहा है कि इसे खाओगे तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। नंदा, ये कोई साधारण फल नहीं लगता है। बाबा कोई महापुरुष होंगे। स्वामी, एक बात मन में आई है, सोच रही हूँ आपसे कह दूं। क्या बात है नंदा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम उस फल का आधा हिस्सा अपनी जेठानी कांता बहन को भी दे दे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नंदा? जिन लोगों ने हमें ताने दिए, हमारा अपमान किया, तू उन्हीं के लिए इतना सोच रही है? स्वामी, अगर हमारे मन में हीरापन नहीं होगा तो हम दूसरों से नेकी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। एक टुकड़ा फल भी अगर किसी की झोली खुशियों से भर दे तो क्या बुरा है? नंदा, तुम्हारा दिल तो सचमुच सोने का है। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। नंदा आधे फल को लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। जेठानी जी, ये साधु बाबा का दिया हुआ फल है। कहते हैं इसे खाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने सोचा कि आधा फल आपको भी दे दूं, शायद भगवान हम दोनों पर कृपा करे। नंदा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुझे जरूर आशीर्वाद देगा। नंदा ने कांता को फल का टुकड़ा दिया और वहां से चल पड़ी। समय बीतता गया। उचित समय पर कांता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर कुछ समय बाद जब नंदा का प्रसव हुआ और वो होश में आई तो उसने देखा कि यशवीर उदास बैठा है। नंदा ने कांपती आवाज में पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं और मेरी संतान कहाँ है? यशवीर ने हाथ में एक छोटा सा मटका दिखाते हुए कहा, नंदा, ये देखो, तुम्हारी कोख से ये मटका जन्मा है। ये कैसे हो सकता है स्वामी? क्या एक स्त्री की कोख से मटका जन्म ले सकता है? सच्चाई से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है नंदा। जो दिख रहा है वही सत्य है। नंदा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक मटके से आवाज आई, माँ, मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। हे भगवान, ये तो सचमुच बोल रहा है। माँ, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। ये सुनकर नंदा का दिल भर आया। वो रोते हुए मटके को अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है, तू जैसा भी है बेटा, आज से मैं तुझे अपने बेटी की तरह प्यार करूंगी, तुझे ही अपनी संतान मानूंगी। हम दोनों मिलकर तुझे पालेंगे बेटा, जैसे एक सच्चे माता पिता पालते हैं। उधर कांता और राजवीर ने अपने बेटे का नाम वीरेंद्र रखा और वो बड़े लाड प्यार में पलने लगा। इधर नंदा और यशवीर भी अपने मटके को खूब स्नेह देते। समय बीतने लगा। धीरे धीरे वीरेंद्र बड़ा होने लगा और मटका भी समय के साथ बड़ा दिखने लगा।
लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव बहुत ही उग्र था। जहाँ भी मटका नजर आता वीरेंद्र उसे डंडा मारता। चल बे मटके, आज तुझे खूब नचाऊंगा। इसकी शैतानियां हद से पार हो गई हैं। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगले ही पल मटका हवा में ऊपर उड़ गया। हाय, ये तो उड़कर मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही मटका वीरेंद्र के ऊपर गिरा, वीरेंद्र का दम घुटने लगा। बचाओ, कोई बचाओ। लगता है अब मेरी मौत निश्चित है। मटके भैया, मुझे छोड़ दो। कसम से अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना डंडा मारूंगा। ये सुनकर मटका थोड़ा ऊपर उठ गया और बोला, याद रख, अगर दोबारा मुझे सताया तो इस बार जान भी नहीं बचेगी। वीरेंद्र दुम दबाकर हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पहुंचते ही कांता ने उसे देखा। क्या हुआ वीरेंद्र, इस तरह घबराया क्यों है? माँ, मटके ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उस अदले से मटके की इतनी मजाल, मेरे बेटे को डराया। मैं उसे मजा चखा कर रहूंगी। गुस्से से भरी कांता सीधी नंदा की झोपड़ी में पहुंची। आओ बहन, आज कैसे गरीबों की झोपड़ी में कदम रखा है। कोई काम था तो नौकरानी को भेज देती। नंदा, मेरा वीरेंद्र तुम्हारे मटके को बहुत प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मटका कुछ दिन हमारी हवेली में रह जाए। यदि वीरेंद्र बेटे को खुशी मिलती है तो मटका हवेली में ले जाइए बहन। इजाजत मिलते ही कांता मटके को उठाकर हवेली ले गई। मटका सोचने लगा, लगता है ताई जी कुछ बड़ा खेल खेलने वाली हैं। क्यों ना मैं सारा धन इस मटके में भरकर जमीन में गाड़ दूं। सुरक्षा भी होगी और इस मटके को सजा भी मिलेगी। योजना बनाते ही कांता ने पूरा सोना चांदी मटके से भर दिया और मटके के मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर हवेली के आंगन में गहरा गड्ढा खोदकर मटका उसमें डाल दिया। अब इसी गड्ढे में घुट घुट कर मर जाएगा ये मटका। रात हुई तो सब सो गए, लेकिन मटका जो साधारण नहीं था, अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आया। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से घर लौट चलूं। और फिर मटका उछलता कूदता घर की ओर भाग चला। माँ, दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरे मटके की आवाज है। नंदा दौड़कर दरवाजा खोलती है। मटके बेटा, तुम तो कुछ दिन के लिए हवेली में रहने गए थे, फिर इतनी जल्दी और इस समय क्यों लौट आए? माँ, पहले अंदर चलो, फिर सब बताऊंगा। अब बता भी दे बेटा, क्या बात है? पहले मेरे मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलो बाबा। यशवीर जल्दी से मटके के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलता है। उसके अंदर ढेर सारे गहने और अशर्फियां भरी हैं। ये देखकर नंदा दंग रह जाती है। अरे, तुम्हारे अंदर तो गहने और अशर्फियां भरी पड़ी हैं। मटके बेटा, सच सच बताओ, ये सब कहाँ से लाए हो? माँ, ये सब राजवीर ताऊ जी का माल है। बेटा, उनके धन माल पर भला हमारा क्या हक? तुम ये सब यहाँ क्यों लेकर आए? माँ, मैं ये सब वापस करने के लिए नहीं लाया। ये धन असल में ताऊ जी का नहीं, हमारा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। क्या आप बता सकते हैं कि दादाजी ने वसीयत में सब कुछ ताऊ जी के नाम क्यों लिखा था और आपको क्यों कुछ नहीं दिया? बेटा, मैं कैसे जान सकता हूँ स्वर्गीय पिताजी के मन की बात। उन्होंने जैसा सही समझा वैसा किया। पिताजी, असली वसीयत कुछ और थी। ताऊ जी ने जो वसीयत दिखाई थी वो झूठी थी। असल वसीयत में दादाजी ने आपको और ताऊ जी को बराबर बराबर हिस्सा देने को लिखा था। तो भैया ने मेरे साथ छल किया था? हाँ पिताजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस धन पर आपका हक है। फिर तो बेटा, अब इस धन की एक पाई भी मैं राजवीर को नहीं लौटाऊंगा। माँ, सुबह होते ही जब ताई जी मुझे हवेली से गायब पाएंगी तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन्हें कह देना कि मटका तो यहाँ आया ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अगली सुबह हवेली के आंगन में खुदा गड्ढा देखकर कांता चीख उठती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कांता का रोना सुनकर राजवीर दौड़ता है। क्या हुआ कांता, सुबह सुबह क्यों रो रही हो? स्वामी, हमारा सब कुछ लुट गया, हम कंगाल हो गए। क्या बकवास कर रही हो कांता? कांता पूरी कहानी अपने पति को बताती है। हाँ, समझ आया कि तुम कितनी मूर्ख हो। भला इतना सारा धन मटके में भरकर जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत थी? स्वामी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ रोने बैठी हो? चलो जाओ, नंदा से पूछो।
शायद मटका उनके पास पहुंच गया हो। कांता नंदा की झोपड़ी पर पहुंचती है। नंदा गजब हो गया। क्या हुआ जीजी? मैं कल मटका को हवेली में ले गई थी, रात को वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, अब क्या होगा जीजी? मुझे अपने मटके से बहुत प्यार था। कांता रोती हुई वापस हवेली लौटती है और राजवीर को बताती है। तो फिर कोई डाकू लुटेरा ही ले गया होगा मटके को। स्वामी, अब तो हम बिल्कुल कंगाल हो गए। हाँ कांता, इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमने भी यशवीर के साथ छल किया था, शायद उसी का फल हमें अब मिला है। फिर उसी रात जब राजवीर, कांता और उनका बेटा हवेली में चैन की नींद सो रहे थे, तो अचानक हवेली में आग लग गई। बचाओ, बचाओ, आग लग गई। चीख पुकार सुनकर यशवीर और नंदा भी घबराकर अपनी झोपड़ी से बाहर दौड़े। मटका भी उनके साथ था। हे भगवान, नंदा देखो, हवेली में आग लगी है। पिताजी, ये आपके बड़े भाई राजवीर और उनके परिवार को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसा मत कहो बेटा, राजवीर जैसा भी हो आखिर मेरा बड़ा भाई है। कुछ ही देर में पूरी हवेली जलकर राख हो गई। दुखी मन से यशवीर, नंदा और मटका वापस अपनी झोपड़ी लौट आए। चारपाई पर बैठते हुए यशवीर ने भारी मन से कहा, भैया, राजवीर और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ। पिताजी, अब आपको तो आपके हिस्से का धन भी मिल गया, अब दुख किस बात का? बेटा, ऐसा धन मैं क्या करूं जिसे मेरे बाद भोगने वाला कोई ना हो। पिताजी, आप क्यों ऐसा सोचते हो? बेटा, तुम तो एक मिट्टी का मटका हो। अगर मेरी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। अगले ही पल मटका जोर की आवाज के साथ फूट गया। जहां मटके के टुकड़े गिरे थे वहां अब एक सुंदर तेजस्वी लड़का खड़ा था। यशवीर ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मैं वही मटका हूँ जो अब मानव रूप में आपके पास आ गया है। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? पिताजी, पिछले जन्म में आप एक कुम्हार थे। आप सुंदर घड़े बनाते थे। आपके पड़ोस में शंकर नाम का एक नटखट लड़का रहता था जो आपके बनाए मटके फोड़ देता था। गुस्से में आकर आपने उसे श्राप दिया था कि अगले जन्म में वो मटका बनकर जन्म लेगा। उसी श्राप के कारण मैं मटका बना था। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। अब ना मैं मटका बनूंगा और ना ही कहीं जाऊंगा। यशवीर और नंदा के पास अब बेटा भी था और धन भी था। उन्होंने अपने हिस्से के धन से एक सुंदर सा मकान बनवाया और फिर तीनों मिलकर जीवन भर खुशी खुशी और सुख शांति से रहने लगे।